स्टूडेंट आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड विज्ञान का जो हाफ ईयरली पेपर 2024 और 25 हुआ है। इस पेपर को आप देख पा रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये पेपर है। निश्चित तौर पर ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है बहुविकल्पी का। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि आपका अवतल दर्पण है तो जो वक्रता त्रिज्या होगा ये निगेटिव होगा, यानी कि r बराबर -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि f बराबर r/2 होता है, तो 20/2 करेंगे तो आधा करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा, माइनस में इसकी वैल्यू आएगी। एक ख वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। और आगे देखिए, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को हमारी जो पुतली होती है, जो कि आइरिस के द्वारा ही नियंत्रित होती है, तो ये जो पुतली होती है उसी का मेन कार्य होता है प्रकाश को नियंत्रित करने का। ग वाला इसमें आपका राइट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो ताप बढ़ाने से वैद्युत प्रतिरोध जो है ना बढ़ जाता है, अर्थात क वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, विद्युत शक्ति P का सही सूत्र क्या होगा। तो विद्युत शक्ति P बराबर I² R होता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि P बराबर VI होता है, P बराबर VI और V बराबर IR। जब दोनों का गुणनफल करेंगे तो P बराबर I² R आएगा, आने की ख वाला आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण अब लंबवत आपतित होता है तो अपवर्तन कोण पूछ रहा है। तो यदि चूंकि लंबवत आपतित हो रहा है तो अपवर्तन कोण का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। क वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 6 देखिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितने होते हैं। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, अर्थात एक ग वाला आपका विकल्प राइट हो जाएगा। आगे चेक करिएगा, लिखा है कि 50 सेंटीमीटर कुछ दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस है, ध्यान दीजिए, लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है। P बराबर होता है 100/f। अब इसमें जब हम लोग 100/50 करेंगे तो ये वैल्यू आएगा +2D ख वाला आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुविकल्पी का कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना किसका उदाहरण है। तो कार्बन रिएक्ट विथ O2 अर्थात CO2 मेकिंग CO2, इसका मतलब कि ये संयोजन अपक्रिया का वाला। अगला जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, इसका जो फार्मूला होता है H2SO4 होता है, H2SO4। तो हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 2 यहाँ पर हो जाएगा, अर्थात जो विकल्प है इसमें क वाला आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 10th है, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना क्या कहलाता है। उसको एनोडिंग की श्रेणी में रखते हैं, एनोडिंग 10वें का क सही होगा। 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो वो धातु होती है मैग्नीशियम / जिंक। मैग्नीशियम और जो जिंक होते हैं ना, सबसे टॉप पर है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, और नीचे से जो है हाइड्रोजन इत्यादि को विस्थापित कर देते। क वाला इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न 12 देखिए, प्रश्न 12 है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। तो वो था यूरिया का ही निर्माण किया गया था। क वाला राइट होगा। अगला है ब्यूटेनोन और प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह, चूंकि हम लोग देखते हैं ना ब्यूटेनोन कीटोन ग्रुप का ओन यानी कि CO, ख वाला राइट होगा। अब यहाँ से देखिए उपखंड ख आपका 14 क्वेश्चन बायो से है, निम्नलिखित विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है। तो विटामिन BC जो है ना वो जल में घुलनशील होता है, ये जोड़ा लिखा है, ख वाला आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, कूपिका यानी कि वायु कोष्ठिका किस में पाई जाती है। फेफड़ों में पाई जाती है कूपिका, 15वां का एक ख वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए, मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में। तो वो तो हाइड्रा होता है, ख वाला ग वाला राइट हो जाएगा। आगे देखिए, एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। द्विसंकर संकरण जब हम लोग कराते हैं तो वहाँ पे पाते हैं 9 संबंध 3 संबंध 3 संबंध 1, ग वाला राइट। मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने और झुर्रीदार बीजों का लक्षण प्राप्त करता है। लंबा तना और झुर्रीदार, तो TTRR का मतलब कि कैपिटल TT और स्मॉल RR, ये उसके लक्षण होंगे। ग वाला राइट होगा। जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है, जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या 2x मानी जाती है, ये आपका ग वाला इसमें राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में मादा जनन तंत्र का भाग अंडाशय भी है, गर्भाशय है, डिंबवाहिनी है, शुक्रवाहिका, ये नर जनन तंत्र का भाग होता है। ग वाला इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद खंड ब यहाँ से देखिए वर्णनात्मक प्रश्न आ चुके हैं और 21 क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन का नियम बताइए। एक अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु है और दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेमी की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो सबसे नंबर 1 है कि प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम है? 2 नियम होता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। फिर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकेंडली ये पूछा है कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से यू की वैल्यू देखिए माइनस में होगा, चूँकि वस्तु की दूरी है तो यू की वैल्यू -10 सेमी हो जाएगा। और जो प्रतिबिंब बन रहा है भी का वैल्यू, अब प्रतिबिंब यहाँ से आभासी बन रहा है इसलिए दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि ये प्लस में होगा, v = +20। अब वो फार्मूला रखे 1/f बराबर 1/u + 1/v, उसके अनुसार हम वक्रता त्रिज्या निकालते हैं। तो इस सिंपल से फार्मूला में 1/f बराबर 1/u + 1/v में इसमें सिंपली हम मान रखते हैं, चूँकि 1 बटे देखिए v का मान और u का मान दोनों दिया है, चूँकि वो आपका नेगेटिव है u की वैल्यू, इसीलिए यहाँ पे माइनस माइनस चार्ज आप देख पा रहे हैं। इसको जब हल करेंगे लसा लेकर के 20 आएगा, 10 × 20 ऊपर -2 हो जाएगा +1। जब सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू यहाँ पर देखिए -20 सेंटीमीटर आ रहा है। अब f की वैल्यू -20 है तो f बराबर r/2 हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या हमसे पूछ रहा है तो 20 दूनी 40 सेंटीमीटर इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। आगे देखिए कि वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर का डिफिनीशन पूछ रहा है, मात्रक पूछ रहा है। देखिए वैद्युत विभव क्या होता है, तो एकांक आवेश जो होता है ना, एकांक परीक्षण आवेश Q को यदि हम अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाएं, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाना है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए उस आवेश के द्वारा जितना कार्य किया जाता है उससे हम लोग विभवांतर कहते हैं, विभव कहते हैं। विभव v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है W/Q और इसका मात्रक वही जूल प्रति कूलम होता है। और जबकि विभवांतर क्या होता है, विभवांतर में क्या होता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश द्वारा किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। v बराबर W/Q जूल प्रति कूलम इसका भी मात्रक होता है। फिर आगे पूछ रहा है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण बताइए। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष में व्यक्ति को निकट की तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस लगाना चाहिए। आगे ये पूछ रहा है इसमें कि निकट दृष्टि दोष का क्या कारण होता है। देखिए निकट दृष्टि दोष में कारण ये होता है कि हमारे जो नेत्र लेंस की वक्रता होती है, वक्रता बढ़ जाती है, इससे भी हो जाता है, डिफिशियंसी आ जाती है। दूसरा का ये कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की यदि दूरी बढ़ जाए तब भी ये कारण आता है। तो यह है इसका आरेख आप देख लेंगे। आगे पूछा है ओम का क्या नियम है, उसको सत्यापित करना है, इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट करके जाएं। देखिए ओम के नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी भी चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V बराबर IR, R जो होता है रजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। अथवा यहाँ पर आया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम बताइए। तो मैक्सवेल क्या कहते हैं कि यदि हम पेच को कस रहे हैं, यदि हम पेच कसते समय पेच को दाएं हाथ में पकड़ करके इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक की धारा बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वहीं चुंबकीय बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करता है। आगे पूछा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का क्या नियम है, यदि हम अपने बाएं हाथ के दो अंगुलियों को माने अंगूठे के पास वाली जो अंगुलियां होती है मध्यमा और तर्जनी एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखें कि यदि हम मान लेते हैं कि हमारी जो तर्जनी अंगुली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा अंगुली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा क्या हो उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसको भी आप देख लेंगे। फिर आगे पूछा है चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में भी स्टडी कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि एक प्रकार की एक जो परिनलिका होती है उसमें परिनलिका में एक सिरे से अंदर की ओर यदि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उसके अंदर की ओर जाती हैं तथा दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती हैं, तो परिनलिका का वह सिरा जिसमें से होकर के रेखाएं अंदर जाती हैं वो दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव की तरह व्यवहार करती हैं और दूसरा सिरा जिसमें से क्षेत्र से बाहर निकलती हैं वो उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करती है। इस तरह से इसको आप परिभाषित करेंगे। इसके बाद आगे 25 क्वेश्चन उपभोग ख का, यहाँ पर कुछ रासायनिक समीकरणों को बताना है।
क का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अपक्रिया करता है, उस अपक्रिया को बताना है। जिंक रिएक्ट विथ H2SO4, क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन निकालेगा। वहीं आगे पूछा है कि नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा, तो जब हम नाइट्रिक अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा। इसका भी इक्वेशन देख लीजिए, देखें, जिंक रिएक्ट विथ H2SO4 क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन निकालेगा। वहीं HNO3 की यहाँ पर डबल मात्रा करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट और जल पूछेगा। वहीं अगला पूछा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ CO2, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा प्लस वाटर रिलीज करेगा। घ वाला देखिए पूछा है कि एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। एथेनॉल माने C2H5OH पर हम जब H2SO4 की अपक्रिया कराएंगे तो एथिलीन प्राप्त होता है, एथिलीन। आइए इसकी अपक्रिया को देख लीजिए। सिंपली इसकी ये देखिए अपक्रिया है, C2H5OH रिएक्ट विथ H2SO4 एंड इट मेड एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन है। अब ये कैसे बना, इसमें क्या होता है, चूंकि हम लोग जानते हैं जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, ये दो भाग में टूटता है। ये दो भाग में आपका टूटेगा, H+ आयन में जाएगा और HSO4 नेगेटिव में जाएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन दे रहा है, ये हाइड्रोजन आयन की हम उसी एथिल अल्कोहल से क्रिया कराएंगे C2H5OH से। अब चूंकि इसमें देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नीचे भी होते हैं। अब ये H+ आयन ये बोलता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आ करके इस पर अटैक किया, इससे क्रिया किया। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए दे रहा है, इसलिए इसके ऊपर चूंकि पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव का साइन समाप्त कैसे होगा, इस बॉन्ड को लेकर के ये H2O के रूप में बाहर निकल गया। यहाँ पर देख पा रहे हैं ना। अब C2H5 को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2। अब चूंकि ये जो बॉन्ड हम देख पा रहे हैं कि चूंकि ये बॉन्ड यहाँ पर लेकर के प्लस का साइन समाप्त हुआ है, इसलिए यहाँ पे इस कार्बन के पास, यहाँ CH2 में इसके पास भी ये प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट हो गया। अब ये प्लस का साइन कैसे समाप्त होगा, आगे ये सूत्र से देखिए। अब ये जो CH3 है ना, इसको CH3 इस तरह से लिखेंगे, HH यहाँ लगाइए, इसके बाद CH2, सिंपली वही फार्मूले को विस्तारित कर दिया गया, इस पर प्लस का साइन लगाया गया क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उस जल को बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्लस के साइन को समाप्त करने के लिए इसको चाहिए भाई इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए इसका ये जो हाइड्रोजन फालतू पड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन H+ के रूप में देखिए चला जाएगा। अब इसके पास ये बॉन्ड बच जाएगा, यहाँ इस केस में देखिए ये बॉन्ड बच रहा है। अब इसी बॉन्ड को ये ले करके ना ये डबल बॉन्ड बनाया और इसका प्लस का साइन समाप्त हो गया, और वो जो यहाँ H+ देख रहे थे उस बाहर चला गया H+ के रूप में। इस तरह से ये क्या बना लिया, CH2, ये बॉन्ड जब यहाँ आएगा ना डबल बॉन्ड हो जाएगा, एथिलीन का निर्माण कर लिया। आगे देखिए 26 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन यूपी बोर्ड में भी देखने को मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट माने CaSO4.12H2O, इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, एक जिप्सम होता है, जिप्सम का फार्मूला कैल्शियम सल्फेट.2H2O होता है, उसको हम लोग 100 डिग्री पे हीट करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O का निर्माण होता है। आगे पूछा है कि इसके गुणधर्म और उपयोग। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका उपयोग हड्डी उड्डी को जोड़ने में आता है, सजावटी सामान, जो खिलौने बनाते हैं हम लोग, अग्निशमक में चाक निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन पूछा अयस्क निष्पादन भर्जन सक्रियता श्रेणी, इन पर टिप्पणी लिखना है ऑप्शनल में। तो अयस्क क्या होता है, तो वे खनिज जिनसे धातु को आसानी से कम खर्च में प्राप्त किया जाता है, तो खनिजों से धातुओं को ईजिली कम खर्च में प्राप्त कर लें, वहीं अयस्क कहलाता है। निस्तापन क्या है, निस्तापन में क्या होता है कि किसी भी अयस्क को इतना हम उसके गलनांक से नीचे वायु की अनुपस्थिति में हीट करते हैं कि गले ना, तो इस प्रक्रिया को हम लोग निस्तापन कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वो ऑक्साइड में चेंज हो और उसमें से जो अशुद्धियाँ होती हैं निकले, जैसे नमी इत्यादि। आगे पूछा है भर्जन, देखिए भर्जन एक शब्द है, तो अयस्क को तीव्र, अयस्क भर्जन में क्या होता है, भर्जन में वायु चाहिए, तो अयस्क को तीव्र वायु की उपस्थिति में इतना गर्म करें कि वो ऑक्साइड में बदल जाए लेकिन गले ना, तो इस प्रक्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। वहीं आगे पूछा सक्रियता श्रेणी,
तो वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को, धातुओं की एक्टिविटी को, क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में रखा जाए, उसे हम लोग एक्टिवेशन या सक्रिय श्रेणी सीरीज कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं आपको देनी थी। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से क्रिया, स्मिट अभिक्रिया, PCl5 अभिक्रिया। ये आगे फिर ऑप्शनल है। मीसेल प्रतिस्थापन, हाइड्रोजनीकरण, स्टिरीकरण, इस पर आप फोकस कर लें, इसको देख करके जाएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रुधिर, लसिका, धमनी और शिरा में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें हैं। और निम्न लक्षण रूप में, जीन रूप में, प्रभावी और अप्रभावी रूप में निम्नलिखित को परिभाषित करना है। पुनरुद्ध भवन या मुकुलन में क्या डिफरेंस है, इसको देख लें। नलिका विहीन ग्रंथियों से क्या समझते हैं, थायराइड ग्रंथि का कार्य। ये सभी रिपीटिंग क्वेश्चन और यूपी बोर्ड टचिंग क्वेश्चन है। आनुवंशिकता को परिभाषित कीजिए। तो ऐसे गुण या लक्षण जो माता पिता से उसके संतानों में जाते हैं आनुवंशिकता कहलाते हैं। हमने देखा कि मेंडल में किस प्रकार से प्रयोग किया गया है। स्वतंत्र विभवन के नियम को परिभाषित कीजिए। प्रजनन क्या है, अच्छे से चित्र बनाइए। मादा जनन तंत्र का बना करके जाइए, निश्चित रूप से बोर्ड में भी देखने को मिलेगा। आगे क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो जो पौधे के वायु भाग हैं, जैसे हरे पत्ते, तने, शाखाएं, डालियाँ, ये सब क्या होते हैं, वाष्प के रूप में जल के हानि को, वाष्प के रूप में जल को क्या करते हैं, छोड़ते हैं वायुमंडल में, यानी कि जल का हानि करते हैं, उसी को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इसको भी आप डिटेल में इसको समझ करके जाइएगा। सो वेरी वेरी थैंक्स।